नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। एमपीसीजी प्राइम में आज बात करेंगे सबसे पहले लव पर लड़ाई की। जी हां, भोपाल में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाए गए। जवाब में हिंदू संगठनों ने भी आई लव महाकाल के बैनर लगाए। लव पर जारी ये लड़ाई इंदौर, उज्जैन में भी दिख चुकी है। जो बरेली में हुआ उसकी तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी। बरेली में जो हुआ उसने मध्य प्रदेश को भी अलर्ट कर दिया है। मसला अपने खुदा, अपने भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करने का, ये फिर प्रेम प्रकट ही करना है, तो सवाल ये है कि इसमें नफरत और हिंसा कैसे घूम गई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने के बाद जो विवाद शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने नारेबाजी की। मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से नमाज के बाद इस्लामी ग्राउंड में इकट्ठे होकर आई लव मोहम्मद मामले में अपनी ताकत दिखाने की अपील की थी। लोग हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां और पोस्टर लेकर निकल पड़े। पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, पर भीड़ जब उग्र हो गई तो पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया। मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर आई लव मोहम्मद पर विवाद करने को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गलत बताया है। ये पूरे मर्सी है, रहमतुल आलमीन है, तो आप इसमें भी अगर आप उछाल रहे हैं उसको, तो ये तो आप खुद अपने पैर पे नहीं अपने जिस्म पे गोली मार रहे हैं। आई लव महादेव भी चल गया। अरे बिल्कुल करना चाहिए भाई, उनका फेथ है, बहुत अच्छी बात है। यही तो भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत हर मजहब को मानता है। अच्छा, जिसको खुदा को नहीं मानता उसको भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो इसमें कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है भाई? रब्बी अव्वल का महीना है, प्रॉफिट की आमद का महीना है, लोग सेलिब्रेट करने दीजिए ना। आप उसको वो करके आप लोगों को और बोल रहे हैं। यूपी की तरह मध्य प्रदेश में माहौल ना बिगड़े, इसलिए एमपी पुलिस पहले से अलर्ट है। हालांकि मध्य प्रदेश के शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने शुरू हुए तो गरबा पंडालों में आई लव महाकाल के पोस्टर नजर आने लगे। 22 सितंबर को देर रात इंदौर के चंदन नगर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया। माहौल ना बिगड़े इसलिए पुलिसकर्मी पोस्टर हटवाने जा पहुंचे। पोस्टर हटाया गया तो हंगामा हो गया। माहौल गरमाते देख पुलिस ने फिर पोस्टर लगवाया। देर रात पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सुबह सुबह लोग सड़कों पर उतर आए और पोस्टर हटाने की पुलिस की कोशिश का विरोध किया। 2 दिनों बाद उज्जैन में ईदगाह पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा। पुलिस को खबर लगी तो उज्जैन पुलिस ने पोस्टर को हटवा दिया। पुलिस का कहना था कि एहतियात के तौर पर पोस्टर को हटाया गया है। उज्जैन में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के लगने की खबर फैली तो कुछ युवा गरबा पंडाल में आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर पहुंच गए। हालांकि इस घटना के बाद उज्जैन पुलिस अलर्ट पर है और इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आई लव मोहम्मद ट्रेंड के बीच उज्जैन से आई लव महाकाल का ट्रेंड शुरू हुआ तो इसका असर भोपाल में देखने को मिला। इधर भोपाल में भी जुमे की नमाज के बाद गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर नजर आए। भोपाल में जागृत हिंदू मंच ने मंदिरों में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए। हालांकि संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें आई लव मोहम्मद से कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आई लव महाकाल के पोस्टर लग गए हैं। ये पोस्टर जागृत हिंदू मंच ने भोपाल के शीतल दास की बगिया पर लगाए हैं। एक पोस्टर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इस पे आई दिल के आकार में यानी कि लव और महाकाल लिखा गया है। इसके साथ ही एक पोस्टर आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। नवरात्रि चल रही है, शक्ति का पर्व मनाया जा रहा है, तो अचानक से आई लव महाकाल लिखने का कुछ विशेष मकसद तो नहीं है? देखिए, हमारे जो मान्यताएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, हम सदैव से ही हम अपनी परंपराओं और संस्कृति को निर्वाण करते रहते हैं। पूरे साल भर हमारे त्योहार रहते हैं। अभी हमने गणेश भगवान श्री गणेश जी की विदाई की है। माता रानी विराजमान हैं आज, और हम आने वाले समय में रावण का वध भी करेंगे, लक्ष्मी पूजा भी करेंगे और अनेक त्योहार मनाएंगे। तो हम अपने त्योहार मनाते हैं, और जब अपने चूंकि भगवान महाकाल कालों के काल हैं, राजाओं के राजा हैं, वो पूरी सृष्टि उनसे चलती है।
आई लव मोहम्मद को लेकर यूपी में बवाल पर एमपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर देखे गए हैं, तो दूसरी तरफ एमपी में आई लव महाकाल का नया ट्रेंड सामने आ रहा है। हालांकि त्योहारों के सीजन में माहौल ना बिगड़े, ये जरूरी है। एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे नेताओं की भाषा की। जी हाँ, नेताओं की भाषा सौम्य और सुशील होना जरूरी है, लेकिन कई बार नेता विरोधियों पर निशाना साधते साधते भाषा का लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं। शाजापुर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया तो हंगामा मच गया। पीछे पीछे बयानवीर मंत्री विजय शाह भी हो लिए। अब कांग्रेस ने दोनों को घेर लिया। आखिर पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चुराए के चुंबन कर लेते हैं। ये संस्कारों का अभाव है। ये भारतवर्ष की बहनों का अपमान। आशा करता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय का पूरी बीजेपी उनका मानसिक रूप से इलाज कराए। ये मेरी सगी बहन भी है, तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुम्बन लूंगा? हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है। भाई बहन का रिश्ता कैसा हो, रिश्तों की मर्यादा कैसी हो, इस पर मध्य प्रदेश के नेताओं की अपनी अपनी परिभाषा है और इस परिभाषा में शब्दों की मर्यादा को तार तार कर दिया गया। गुरुवार को शाजापुर पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे और फिर वो कुछ ऐसा बोल गए जिस पर बवाल हो गया। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चुराए के चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। मंत्री जी की जुबान फिसली और सियासी हमला शुरू हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी सामने आए, विजयवर्गीय की सोच पर सवाल उठाए और उनका इलाज करवाने की मांग की। कैलाश विजयवर्गीय ने जो भाई बहन के रिश्ते पे टिप्पणी की, ये भारतवर्ष की बहनों का अपमान है। ये देश की मूल प्राचीन संस्कृति का अपमान है, उस प्राचीन पारिवारिक पृष्ठभूमि का अपमान है। मैं आशा करता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय का पूरी बीजेपी उनका मानसिक रूप से इलाज कराए। अगर नहीं करा पाए तो हम चंदा दे देंगे, हम मिलके उनका इलाज करा देंगे। पर इस तरीके का हमारा मंत्री बयान देगा तो प्रदेश की गरिमा गिरेगी। मैं आदरणीय मोहन यादव जी, सरकारी खर्चे पे ये मंत्री जी का प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई अच्छे मानसिक चिकित्सा में ले जाओ और इलाज कराओ। और अगर आप इसको असहमत है तो हम चंदा देंगे और भेज देंगे पैसे लेके अमेरिका में, उनके मानसिक इलाज करा देंगे। हालांकि हंगामा बढ़ा तो कैलाश विजयवर्गीय फिर सामने आए, सफाई दी, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में ये चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। जैसे आप ही पत्रकार हैं, आप अपनी बहन को इस प्रकार आलिंगन करते हैं क्या बीच चौराहे पर? ठीक है, बाकी तो हमारे संबंध है, प्रेम के संबंध है। मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मैं रिश्ते की पवित्रता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो मेरा पूरा भाषण पहले सुन लेते तो आपको शायद ये प्रश्न नहीं उठता। मैंने सिर्फ भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति की बात की। इधर हंगामा चल रहा था कि मध्य प्रदेश के बयानवीर मंत्री विजय शाह सामने आए, कैलाश विजयवर्गीय के बयान का समर्थन किया और फिर कुछ विवादित बोल गए। हिंदुस्तानी संस्कृति में हम उसको कई चीजों को हम अच्छा नहीं मानते। हिंदुस्तानी संस्कृति में कैलाश जी ने सही बोला, ये मेरी सगी बहन भी है, तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुम्बन लूंगा? ये आप खुद एक बार ट्राई करके देख लीजिए। हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते, और जो सिखाते हैं वो अपने घर में करें, चौराहे पर नहीं। कैलाश विजयवर्गीय और विजय शाह के बयानों के बाद कांग्रेस हमलावर है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर में लंबी जीभ निकालकर उसका गंगा जल से शुद्धिकरण किया। ये एक प्रतिमा है कैलाश विजयवर्गीय की, जिसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। सर, आप लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति
में महिलाओं का सम्मान है। और एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, बहन अपने भाई से प्यार करती है, और उस रिश्तों को यदि कलंकित किसी ने किया है तो एक घमंडी मंत्री, बेशरम मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बयान दिया वही सभी ने सुना है। उनका बयान उनकी मानसिकता दर्शाता है। भले ही वे कितनी भी बात क्यों ना करें, लेकिन असल में उनका बार बार महिलाओं को अपमानित करना आदत बन चुकी है। पूरे देश की माताएं बहनें, महिला नारी शक्ति ऐसे भारतीय जनता पार्टी के घमंडी मंत्री को कभी माफ नहीं करेगी। और आला कमान भारतीय जनता पार्टी ने अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। इनकी जीभ बहुत लंबी हो गई है, तभी इस तरह के अनर्गल बात ये कर रहे हैं। नवदुर्गों में, जब नवदुर्गों में हम बहनों को पूजते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे समय पे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हाथ में क्या लिया आपने? गंगा जल है। इस गंगा जल के माध्यम से आज हमने इनकी जीभ का शुद्धिकरण किया है, ताकि इनकी जीभ से अच्छे वाक्य निकले। संस्कार और संस्कृति क्या होती है, ये इनकी बुद्धि में बैठे। कैलाश विजयवर्गीय के बयान से शुरू हुआ ये विवाद इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। दूसरी तरफ सेना पर विवादित बयान देकर फंसे विजय शाह के लिए ये बयान कहीं गले की हड्डी ना बन जाए। एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। रामलीला, जिसमें हर वर्ग का शख्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। जिसकी राम में श्रद्धा है, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो रामलीला में हिस्सा लेता है। लेकिन ग्वालियर में एक पार्षद को रामलीला समिति से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो गैर हिंदू था। पूर्व पार्षद नूर आलम 20 से 25 सालों से रामलीला में हिस्सा लेते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हिंदू संगठनों के विरोध के चलते उन्हें समिति से हटा दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है पद पे हटाने से। मेरे मन में भगवान श्री राम के प्रति आस्था है, तो मैं तो करूंगा कार्य। ये है नूर आलम, जिन्हें ग्वालियर में लोग गुड्डू वारसी के नाम से जानते हैं। पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, भगवान राम में आस्था रखते हैं, इसलिए पिछले 20-25 सालों से ग्वालियर के फूलबाग में होने वाली रामलीला में हिस्सा लेते आए हैं। लेकिन नूर आलम इस बार रामलीला में हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि उन्हें समिति के संयोजक पद से हटा दिया गया है। कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ग्वालियर के फूलबाग में रामलीला मंचन के दौरान राम बारात चल समारोह का आयोजन होना था। इस राम बारात चल समारोह की जिम्मेदारी समिति ने राम नारायण मिश्र, नूर आलम और संजय कट्ठल को संयोजक बनाकर दी थी। इस आयोजन के संयोजक पद पर नूर आलम का नाम देख कुछ हिंदू संगठन भड़क गए और समिति से नूर आलम को हटाने की मांग करने लगे, जिसके बाद दबाव में समिति ने नूर आलम को संयोजक पद से हटा दिया। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि आज राम बारात निकलने वाली है। उसमें एक गुड्डू वारसी करके जो पूर्व में पार्षद रहा है गोल में गेंडेवाई सड़क पर, वो काफ़ी बार है ना वहाँ पर जो भी 2 बार दंगे हुए वहाँ पर उसमें शामिल भी रहा। ऐसे व्यक्ति को उसमें सहयोग घोषित किया और हमें पता चलने के बाद हमने तुरंत आयोजककर्ता को फ़ोन लगाया और उन्होंने माफ़ीनामा हमें भेजा है। और हम आयोजन समिति से यही आह्वान करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को अपने आयोजन में शामिल ना करते हुए अपने कार्यक्रम को ठीक ढंग से उसको करना चाहिए, क्योंकि है ना उनका अभी पता चला है कि उन्होंने कहा है कि गलत किया है हिंदू संगठन ने, लेकिन गलत कुछ नहीं किया है। हिंदू संगठन भी है ना ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना उनको अच्छा लगता है, तो हमारे हिंदू संगठन से किसी न किसी को सहयोग बनाना चाहिए था। नूर आलम न सिर्फ समिति के संयोजक थे बल्कि कई बार रामलीला में भाग भी ले चुके हैं। संयोजक पद से हटाए जाने के बाद नूर आलम दुखी हैं। उनका कहना है कि भगवान राम के प्रति उनकी आस्था है, उन्हें पद से भले ही कोई हटा दे लेकिन उनकी आस्था बनी रहेगी। मुझे ऐसी जानकारी में आई कि मेरा पद पे रहने से कुछ लोगों को एतराज़ हो रहा था, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है पद पे हटाने से, क्योंकि भगवान की मुझे सेवा करने के लिए किसी के पद की आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में भगवान श्री राम के प्रति आस्था है, तो मैं तो करूँगा कार्य। मैं पिछले 25 साल से रामलीला में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता आ रहा हूँ अपना। हर समाज में कुछ लोग गंदे होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान गंदा हो। हर समाज में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, पर सबकी तुलना एक जैसा करना वो अच्छी बात नहीं है।
नूर आलम को हटाए जाने पर अब ग्वालियर में सियासत भी शुरू हो गई है। कई लोग अब नूर आलम को रामलीला समिति से हटाने का विरोध भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आस्था के चलते अगर नूर आलम समिति से जुड़े हैं तो इस तरह कुछ संगठनों के दबाव में आकर कार्रवाई करना कहां तक जायज है। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली की रिपोर्ट। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की एक एक करतूत सामने आ रही है। साल 2016 में चैतन्यानंद के खिलाफ एक एफआईआर हुई। ये एफआईआर संस्थान में पढ़ने वाली लड़की ने दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। बाथरूम में सीसीटीवी, डर्टी मैसेज, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना, स्वामी चैतन्यानंद के कई कच्चे चिट्ठे खुलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल साल 2016 में दर्ज हुई एक एफआईआर सामने आई है, जो संस्थान में काम करने वाली लड़की ने दर्ज कराई थी। आपको बताते हैं कि इस एफआईआर में क्या है। एफआईआर करवाने वाली छात्रा ने बताया, वहाँ पढ़ना मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। मैंने सिर्फ 8 महीने पढ़ाई की, फिर वहाँ छोड़ दिया। संस्थान ज्वाइन करते ही बाबा अश्लील मैसेज भेजने लगा। क्लास खत्म होने के बाद मुझे बुलाकर परेशान करता। वो मुझे दुबई ले जाकर खर्च उठाने का झांसा देता था। बाबा का दूसरा स्टाफ भी मुझ पर दबाव बनाता था। बाबा ने मेरा मोबाइल छीना, किसी से बात नहीं करने देता था। बाबा ने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। बिना किसी को बताए हॉस्टल में सामान छोड़ भाग निकली। क्लास छोड़ने के बाद भी बाबा ने पीछा नहीं छोड़ा। बाबा से जुड़ी छात्राओं ने वापस चलने का दबाव बनाया। 2016 में चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर करने वाली पीड़िता के रिश्तेदार ने एनडीटीवी से बात की और कई बड़े खुलासे किए। उस समय जो आपने एफआईआर करवाई थी, उस एफआईआर में क्या एलिगेशन थे, क्या लिखवाया था, क्या कुछ हो रहा था आश्रम में? आश्रम में बेसिकली ये होता था कि हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था और उसके बाद जो उनके फीमेल स्टाफ हुआ करते थे उस कॉलेज की, वो लोग आगे चल के उनसे बात करते थे, उनको अप्रोच करते थे लड़कियों को, और उनको लेके फिर बोला जाता था आपको स्वामी जी से मिलना है। तो स्वामी जी अपने पास बुलाते थे, उनको शुरुआत में अच्छी बढ़िया बातें बताते थे कि आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगी, आपको डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगी, आपको जो है इंटर्न से बाहर कराई जाएगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, अच्छी कंपनी में हम आपकी जॉब लगवाएंगे। महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले में बाबा सीरियल ऑफेंडर है। बाबा पर पहला मामला 2009 में छेड़खानी का दर्ज हुआ। उसके बाद 2016 में दूसरा मामला छेड़खानी का दर्ज हुआ। इस मामले में जो पीड़िता है उसने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा था कि बाबा ने उसको एक तरह से हॉस्टल में कैद किया हुआ था और वो केवल 8 महीने ही उस हॉस्टल में रह पाई। उसको मजबूरी में हॉस्टल छोड़ना पड़ा और वहां से वो भाग निकली। अपने संस्थान की छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाला बाबा चैतन्यानंद 1.5 महीने से फरार है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में कई राज्यों में छापे मार रही है। छापे दिल्ली, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब में मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक बाबा डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इससे लोकेशन ट्रेस करने में मुश्किल हो रही है। उसकी अंतिम लोकेशन आगरा में मिली थी। बार बार बाबा देश बदल रहा है, जिसके कारण भी पकड़ना उसे मुश्किल है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। बाबा पुलिस की गिरफ्त से बचा हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज है। पुलिस ने उसकी 2 लग्जरी कारों को जब्त कर लिया है। इसमें एक वॉल्वो और दूसरी BMW कार है। बाबा के खिलाफ अब तक 17 लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन जिस तरह से बाबा के खिलाफ हर दिन खुलासे हो रहे हैं, पीड़ित लड़कियों की संख्या और बढ़ सकती है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इधर चैतन्यानंद की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। पुलिस ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और कहा कि चैतन्यानंद पर धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए वसूलने का आरोप है। फरार होने के बाद 60 लाख रुपए निकाले भी गए हैं। स्वामी चैतन्यानंद धोखाधड़ी मामले में दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग के दौरान चैतन्यानंद के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये उनके खिलाफ एक सुनियोजित कार्रवाई थी। जब उन्होंने 19 सितंबर को दिल्ली का आश्रम छोड़ा तो उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से 3 एफआईआर दर्ज की गई। चैतन्यानंद के वकील ने कहा कि न तो जमीन बेची गई है और न ही कोई बिक्री पत्र लिखा गया है। ट्रस्टीज के नाम पर ट्रस्ट चला रहे हैं।
वकील ने चैतन्यानंद की तरफ से कहा, मेरे पास अधिकार थे लेकिन मैंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। ये ट्रस्ट 15 साल से चल रहा है। जब से मैं ट्रस्ट में आया हूँ मेरे खिलाफ साजिशें शुरू की गई हैं। मुझे सुरक्षा दी जानी चाहिए। इस मामले में हिरासत में पूछताछ की क्या जरूरत है? हम जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने को तैयार हैं। तब अदालत ने पुलिस से पूछा कि हिरासत में पूछताछ की क्या जरूरत है। पुलिस ने अग्रिम जमानत देने का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि चैतन्यानंद पर धोखाधड़ी से 20 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप है। चैतन्यानंद के फरार होने के बाद 60 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। उन्हें 10 जगहों पर ले जाया गया है जिससे वसूली की जा सके। ये जिस संयुक्त राष्ट्र नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब फर्जी है। चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ से जुड़े जो आरोप हैं वो भी आपको बताते हैं। आश्रम में रह रही 17 छात्राओं ने संचालक बाबा चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस बाबा पर छेड़खानी के 2 मामले ओडिशा में भी दर्ज हैं। पहला मामला साल 2009 जबकि दूसरा 2016 में दर्ज कराया गया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि दिल्ली के आश्रम में बाबा चैतन्यानंद केयरटेकर और संचालक भी था। वो इसी आश्रम में रह रहा था। बाबा चैतन्यानंद पर आरोप लगाने वाली लड़कियों ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा है कि बाबा उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, साथ ही उन्हें किसी से कुछ बोलने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी देता था। फिलहाल बाबा फरार है लेकिन पुलिस पूरी कोशिश में जुटी है कि किसी तरह से बाबा गिरफ्त में आ जाए। इसलिए कोर्ट में पुलिस ने कई दलीलें देते हुए ये बताया कि बाबा को गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करेंगे एक दिल दहला देने वाले मामले की। मामला मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आया है, जहां एक तांत्रिक मानसिकता से ग्रसित आरोपी ने कब्र में दफन महिलाओं के शवों के साथ छेड़छाड़ कर तंत्र क्रिया की है। सनसनीखेज हरकत को अंजाम दिया है। ये शख्स रात के अंधेरे में कब्रें खोदता था और महिलाओं के शव निकालकर उनसे छेड़छाड़ करता था। इस शख्स का नाम अयूब इस्माइल है और फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है। ये अजीब मामला मध्य प्रदेश के खंडवा का है। रात में कब्रिस्तान में ये शख्स जाता था, महिलाओं की कब्रों को खोदता था और फिर उन शवों के साथ अश्लील हरकतें करता था। ऐसा बताया जा रहा है कि ये सब वो तंत्र क्रिया से शक्ति प्राप्त करने के लिए करता था। खंडवा में कब्रों के साथ छेड़छाड़ करने वाला दरिंदा अब पुलिस की गिरफ्त में है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बड़ा कब्रिस्तान में हैं और ये वही कब्र है, एक महिला की कब्र है जिसे खोला गया था और उसके साथ शरारत की गई थी। दरिंदे ने इस कब्र को खोल करके और उसमें तंत्र क्रिया की थी। पब्लिक में इतना क्रोध भरा हुआ है इस चीज को लेकर कि समाज जन मतलब हर वर्ग का आदमी ये चाहता है कि ऐसे आदमी को ऐसी सजा मिले कि एक इतिहास बने। गुरुवार शाम जब पुलिस आरोपी को लेकर मौके पर पहुंची तो खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान में इकट्ठा हो गए। लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। आरोपी को पुलिस से छीनने की कोशिश की गई। भीड़ ने मांग की कि आरोपी को उसके हवाले किया जाए ताकि वे खुद उसे सजा दे सके। इस व्यक्ति को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मतलब कौम के अंदर कल जो था बहुत आक्रोश था और अगर उसको पुलिस नहीं होती तो उसको यहाँ मार डालते। मतलब इस तरीके की हरकतें अच्छी हरकतें नहीं है। ये जांच में सामने आया है कि अयूब कोई आम अपराधी नहीं, वह एक शातिर बदमाश है। पहले भी 2 पत्नियों की हत्या कर चुका है और 15 साल की सजा काट चुका है। जेल में रहते हुए ही उसने तांत्रिकों के संपर्क में आकर ये घिनौनी हरकतें शुरू की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर रासुका की कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। लेकिन सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल बना दिया है। खंडवा पुलिस की सक्रियता से जहां एक बड़ा अपराध सामने आया है, वहीं अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस तरह की मानसिकता को सुधारने के लिए समाज और प्रशासन को मिलकर कुछ बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए। खंडवा से एनडीटीवी के लिए निशांत मोहम्मद सिद्दीकी की रिपोर्ट। और देखिए उधर गरियाबंद में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ, जहां पर
खुले में भीग रहे साइकिल पार्ट्स को हटा दिया गया है। बारिश में भीग रही थी बेटियों की बांटी जाने वाली साइकिलें, तो सरस्वती साइकिल योजना के तहत यहां वितरण होना था। असेंबलिंग से पहले ही कबाड़ होने लगी साइकिलें। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक का पूरा मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को ये साइकिल का वितरण किया जाता है और जिसके चलते वो आसानी से स्कूल कॉलेज जा सकें। लेकिन ये योजना गरियाबंद में कैसे दम तोड़ रही है, इसकी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। जिन साइकिलों को असेंबल कर छात्राओं को बांटना था, वो खुले में पड़े पड़े कबाड़ हो रही है। एनडीटीवी ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो आनन फानन में साइकिल पार्ट्स के स्कूल के कमरे में रखवाने की जानकारी सामने आई। हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ चारों तरफ साइकिल के पार्ट्स पड़े हुए थे। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी पानी है और यहाँ चलने की भी जगह नहीं है, फिर भी यहाँ से चल के जाएंगे। इन्होंने साइकिल, आज जो खबर लगी उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है शिक्षा विभाग में। जब हमने शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से बात की, उसके बाद आनन फानन में सारी साइकिलों को और उसके पार्ट्स को यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ उसी जगह के फोटो और वीडियो जो वायरल हुए हैं, यहाँ पे पूरे साइकिलों का लाट और पूरा सामान पार्ट्स इसके पड़े हुए थे। अभी देखिए कि स्कूल का कमरा है, यहाँ पे भी साइकिल की असेंबली चल रही है। यहाँ पे भी पूरे पार्ट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे स्टैंड है, पैडल है, हैंडल है, मडगार्ड है, टायर है और ये सारे यहाँ पर असेंबल करने का काम कर रहे हैं। अभी खबर प्रकाशन होने के बाद, जब कल से ये पूरा सामान बाहर पड़ा था, लेकिन जब खबर चली है आज, इसकी जानकारी मीडिया में लीक हुई है, उसके बाद से इन सबको सेफ जगह में रखा गया है। हालांकि फिर भी कई इसकी स्थिति देखेंगे, ये देखिए पूरा यहाँ पे जंग लग चुकी है। ये देखिए ये पूरा ये जंग लग चुकी है, ये पानी के चलते। ये और भी है, ये देखिए। हालांकि विभाग बोल रहा है कि कुछ नुकसान नहीं हुआ है, हमने भरपाई करी है। अब ये देखिए पूरी तरह से इसमें जंग लग चुकी है। ये स्टैंड है, ये देखिए स्प्रिंग है इसके, इसमें चारों तरफ जंग लगी हुई है। विभाग का कहना है कि पानी से कोई नुकसान हुआ नहीं है। पता नहीं है, शनिवार से लगातार बारिश भी हो रही है यहाँ पे और लगातार ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है, जिसके चलते नुकसान आपको साफ दिखाई दे रहा है। कुछ साइकिल असेंबल करके भी रख दी गई है। इन साइकिलों को भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरी पन्नियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इसकी पूरी पैकिंग अस्त व्यस्त तरीके से यहाँ पे फैला है। खबर प्रकाशन होने के बाद हालांकि हटा लिया गया। ये साइकिल यहाँ पे रेडी करके रखी है। ये देखिए ये पूरी साइकिलें हैं, लाइन से यहाँ पे रखी हुई हैं जो असेंबल की गई हैं। अभी एक ऑटो में जैसे सब्जी भाजी और कुछ सामान, किराना सामान भेजा जाता है, उसी तरीके से साइकिल को भी भर के भेजा गया है। हालांकि फिर भी विभाग कह रहा है कि उनके तरफ से कोई गलती नहीं है और इसे प्राकृतिक आपदा बता रहा है कि पानी गिर रहा था, जिसके चलते अचानक पानी गिरा और हमारी ऐसी कोई हमको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पानी गिरेगा और ये प्राकृतिक आपदा है जिसके चलते ये ऐसा हुआ है। लेकिन जैसे ही मामला हमारे मीडिया के द्वारा इनके संज्ञान में आया, उसके बाद साइकिल को आप देख सकते हैं सारे पार्ट्सों को अलग कर दिया है। लेकिन फिलहाल जो साइकिल अभी भी असेंबल होकर पड़ी है वो सूखे में है, बाहर पड़ी हुई है आंगन में। और अभी भी पूरा मौसम आप देखेंगे, बारिश का मौसम बना हुआ है, कभी भी पानी गिर सकता है। और ये साइकिल फिलहाल वैसे ही सूखे में पड़ी, गीले में हो जाएगी। कुछ देर में बारिश आएगी तो ये गीली हो जाएंगी। और अभी यहाँ के जो मेन अधिकारी हैं, बीओ साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, कैसे उन्होंने क्या क्या किया है अभी तक, कितनी साइकिलें और असेंबल कर रहे हो, कितने दिनों में इन साइकिलों को इनके गंतव्य तक पहुंचा देंगे। और इसी के साथ एमपीसीजी प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।